नमस्ते स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे विश्व इतिहास कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे जर्मनी का एकीकरण। उसमें अपने कुछ पॉइंट्स थे वो कल छूट गए थे, उन्हीं पॉइंटों को हम आगे बढ़ाते हुए आज जर्मनी के एकीकरण को पूरा करेंगे। तो जर्मनी के एकीकरण के बारे में हमने जो कल पढ़ा था उसी को अपन रिवीजन करते हुए बिस्मार्क का योगदान उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिस्मार्क का योगदान जर्मनी के एकीकरण में क्या महत्व रखता है। तो इसके बारे में अपन तो शुरू से देखते हैं एक बार जर्मनी का एकीकरण। तो एक जर्मनी का ही मानचित्र अपन मानकर चलते हैं, उस जर्मनी के मानचित्र के साथ साथ अपन इसका अध्ययन करेंगे। इसमें अपन समझना चाहेंगे कि ये जर्मनी है, ये जर्मनी जो है 300 रियासतों में विभाजित है। यानी अभी 300 जो रियासतें, छोटी बड़ी रियासतें, जिनमें कुछ बड़ी रियासतें भी है कुछ छोटी रियासतें भी है, और इसी के पड़ोस में इधर डेनमार्क है, इधर नीदरलैंड है, नीदरलैंड से आगे की तरफ ब्रिटेन आ जाता है, यानी ब्रिटेन इंग्लैंड। यहाँ बेल्जियम आ जाता है, बेल्जियम से अपन नीचे चलते हैं स्विट्ज़रलैंड आ जाता है, और ऑस्ट्रिया। ये इसके पड़ोसी जो राज्य थे। तो ये अपन जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो जर्मनी के एकीकरण में 3 चीज़ों को अपन बाधक मानकर चलते हैं। उनके बारे में हमने कल चर्चा की थी कि कौन कौन सी उसके लिए बाधाएँ थी। तो जर्मन जो रियासतें थी, उन जर्मन रियासतों में बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी रियासतें थी जिनके राजा जो थे, यानी वहाँ के जो शासक थे, वो जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहते थे। तो शासक वहाँ के जो थे वो भी उसमें बाधक बने हुए। तो अपन इसको थोड़ा तरीके से पढ़ते हैं कि इसके कौन कौन सी इसमें बाधाएँ थी। तो सबसे पहले अपन ने कल भी बात की थी कि ऑस्ट्रिया, ये जो ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया का जर्मनी के कुछ राज्यों पर, कुछ जो रियासतें थी उनके ऊपर अधिकार था। तो ऑस्ट्रिया का एक बाधक बना हुआ था। ऑस्ट्रिया बार बार क्या कर रहा था, जर्मनी के राज्यों में जब उनके विवाद होता, छोटा मोटा विवाद होता, उसमें भी अपना हस्तक्षेप प्रदर्शित करता। तो ये एक तो ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक बना हुआ था। दूसरी अपन बात करें जर्मन शासक, तो जर्मन शासक ये भी इसमें इसके जो रियासतों के जो शासक थे वो भी क्या चाह रहे थे, वो जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहते थे। एकीकरण होने पर उनका साम्राज्य समाप्त हो जाता है, उनका जो राजकार्य जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इसी कारण से वहाँ के जो शासक थे वो ये भी नहीं चाहते थे। दूसरा अपन मान के चलते हैं धार्मिक, कुछ धर्मों के मानने वाले जो व्यक्ति विशेष थे, कुछ धर्मों को मानने वाले जो व्यक्ति थे वो भी क्या कर रहे थे, वो अपने अपने धर्म का, अपने अपने क्षेत्र का अलग ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो अपने क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र में मिलाना नहीं चाह रहे थे। इस प्रकार से धार्मिक भावनाएं जो थी वो भी किसी न किसी रूप में बाधक बनी हुई थी। बात करते हैं फ्रांस की। जो फ्रांस था, अब ये फ्रांस जो है ये भी क्या है, इसके अंतर्गत रुचि बनाए हुए था। फ्रांस भी कुछ क्षेत्रों के ऊपर, तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, फ्रांस क्या कर रहे थे, फ्रांस का जो शासक नेपोलियन था वो भी क्या कर रहा था इसके, लेकिन नेपोलियन का योगदान कुछ अलग दृष्टि से देखा जाता है। 2 प्रकार से उसने 2 प्रकार के योगदान माने जाते हैं, अभी बात करेंगे अपन उसकी। तो इस प्रकार फ्रांस भी जर्मनी के अंतर्गत जर्मनी के राज्यों में रुचि बनाए हुए थे। इस कारण से ये इनके लिए बाधाएं बने हुए थे। अब जब जर्मनी के एकीकरण की बात आती थी, ये लोग सामने आए, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, वहाँ के जर्मन शासक, वहाँ के धार्मिक लोग, वहाँ पर कुछ भाषाओं को निवास करने वाले जो व्यक्ति थे, ये सारे कोई न किसी प्रकार की बाधा के रूप में उनके सामने आ जाते थे। तो इन सभी बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जाए और जर्मनी का एकीकरण किया जाए। जर्मनी की जो 300 रियासतें थी उनको 3 भागों में अपन डिवाइड करते हैं, 3 महत्वपूर्ण, उत्तरी जर्मनी, मध्य जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी। अब इनमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रियासतें थी उनमें उत्तरी जर्मनी के अंदर प्रसा, सैक्सनी, हनोवर और फ्रैंकफर्ट मुख्य रियासतों के नाम है। मध्य भाग में राइनलैंड जो रियासत थी, और दक्षिण भाग में अगर देखा जाए तो बुटेम्बर आ गया, बवेरिया आ गया, पैलेटिनेट आ गया, डर्मेस्टाट आ गया। ये महत्वपूर्ण रियासतें थी। तो 3 पार्टों में इसको डिवाइड था। हम कल बात कर चुके थे कि इन सभी को, ये सभी में बहुत सारी बाधाएं थी, सभी 2 अलग अलग रहना चाहते थे, लेकिन इनको एक ऐसा कॉमन 2 चीज़ें ऐसी थी जो इनको जोड़े हुए थी आपस में। तो ये दो चीज़ें, एक तो अपन बात कर रहे थे कि 2 कौन सी ऐसी चीज़ें, तो यहाँ का जो रोमन सम्राट, यहाँ का जो शासक था, वो शासक के प्रति सभी लोगों की भावनाएं जो थी वो कॉमन थी। इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो सहायक तत्व है उनके बारे में अपन बात करेंगे और इनकी बाधाएं। अब अपन बात करते हैं, ये कुछ जनता में जागरूकता का अभाव भी था, ये भी उनके लिए बाधा था। अधिकांश राज्यों के पास सैनिक शक्ति कम होने के कारण ये भी उनके लिए बाधा बना हुआ था। तो सहायक तत्व, अब जब सहायक तत्व की अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से जर्मनी को एक करने में कौन कौन से सहायक तत्व रहे, तो इसमें नेपोलियन की भूमिका। अब अपन बात करते हैं नेपोलियन। तो नेपोलियन ने किस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिया, इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो नेपोलियन ने क्या किया, इसके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद इसने क्या किया, सभी क्षेत्रों को एक करते हुए, हालांकि सभी राज्यों के उसने क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, धीरे धीरे क्या हुआ, इसने एक तो कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब नेपोलियन
ने अधिकतर क्षेत्रों के ऊपर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में ये क्या करता है, ये उन क्षेत्रों का औपनिवेशिक तौर पर फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। तो लोगों में क्या होता है, कोई राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है कि इसने तो क्या किया था, अपने क्षेत्रों को एक तो कर दिया, लेकिन इसने क्या किया, उनका फ़ायदा उठाना प्रारंभ कर दिया नेपोलियन ने। इसीलिए नेपोलियन के बारे में दो बातें महत्वपूर्ण है कि एक योगदान भी है और साथ साथ इसने जब उसका औपनिवेशिक का अर्थ होता है व्यापारिक दृष्टि से वो उनका शोषण करने लग गया, तो शोषण करने लगा तब वहाँ के लोगों ने इसका विरोध भी किया। तो नेपोलियन की भूमिका एकीकरण में भी होती है। आर्थिक एकीकरण, अब आर्थिक एकीकरण की अपन कल बात कर चुके हैं कि जोल्वरिन नामक एक संघ का गठन किया गया था प्रसाद, तो उन क्षेत्रों में प्रसा के द्वारा जोल्वरिन एक संघ है जो व्यापारिक संघ माना जाता है। व्यापारिक दृष्टि से आस पड़ोस के जो राज्य थे उन राज्यों को क्या करता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में आने पर, उससे पहले की अगर बात की जाए, जब ये संघ नहीं था उससे पहले, तो जर्मनी की जो रियासतें थी, जो राज्य थे, तो उनमें क्या था, जैसे एक राज्य में जो बनने वाले जो उत्पाद, जो वस्तुएं थी, उनका दूसरे राज्य में बैन होता था, यानी उस राज्य की वस्तुओं को दूसरे राज्य में नहीं भेजा जा सकता, दूसरे राज्य की वस्तुएं यहाँ पर नहीं लाई जा सकती। तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिल गया। सीमा यानी बॉर्डर पर जो शुल्क लगता था, उस शुल्क से इनको मुक्ति प्रदान कर दी गई। तो ये जोल्वरिन संघ बनाया गया और जोल्वरिन संघ के माध्यम से व्यापारिक छूट प्रदान की गई। इससे क्या हुआ, लोगों में आवागमन बढ़ा, उनके मध्य व्यापारिक संबंध बने और धीरे धीरे क्या हुआ, उनके जो सामाजिक संबंध थे, यानी लोगों के आवागमन के बाद में जब एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता, वहाँ व्यापार करता, वहाँ का व्यक्ति इस राज्य में आता, वो यहाँ व्यापार करता, तो उनके संबंध और अच्छे हो गए। और ये भी क्या धीरे धीरे क्या होगा, एक व्यापारिक जो आर्थिक रूप से लोगों को समृद्ध होने लगे, लोग इस चीज़ को समझने लगे और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उस एक दूसरे क्षेत्रों के प्रति अपनी जो भावना थी वो प्रकट करने लग गए। तो इस प्रकार से आर्थिक एकीकरण में जोल्वरिन संघ का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब अपन ये बात कर चुके हैं कि इतिहासकार हो गए, कवि हो गए, इन या दार्शनिक हो गए। तो इतिहासकारों ने, कवियों ने, दार्शनिकों ने लोगों को जागरूक करने का बहुत तगड़ा बीड़ा उठाया। उन्होंने क्या किया, इतिहासकारों ने, कवियों ने लिख लिख के लोगों को अपने देश के प्रति, यानी अपने संघ के प्रति क्या किया, उन्होंने जागरूकता फैलाई। तो जागरूकता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का माना जाता है। दार्शनिकों ने धर्म के माध्यम से कि सभी धर्मों का आदर करो, सभी धर्मों के बारे में उन्होंने ज्ञान बांटना प्रारंभ किया और लोगों में जागरूकता उत्पन्न की। अब अपन बात करते हैं, इसके बाद में आता है बिस्मार्क। तो बिस्मार्क की भूमिका, बिस्मार्क जो था उसने जर्मनी के एकीकरण में किस प्रकार से योगदान दिया। बिस्मार्क ने, अपन बात करेंगे, उसने 1815 से इसकी, लेकिन उसने क्या किया, 1850 से 71 में जर्मनी का एकीकरण उसने कंप्लीट किया। 3 महत्वपूर्ण चरणों में 3 युद्ध करके, 3 उसने युद्ध लड़े और युद्धों के बाद में उसने क्या किया, जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ किया। अब जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, अब यहाँ से अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन कि बिस्मार्क था कौन। तो ये बिस्मार्क जो था ये क्या था, ये तो बाद में नियुक्त है। बिस्मार्क जो था इसके अगर बारे में बेसिक अगर बात की जाए तो ये बिस्मार्क की भूमिका क्या है, बिस्मार्क कौन था। तो ये इसका जन्म एक सामंत परिवार में, प्रसा के अंतर्गत एक सामंत परिवार था, उसमें इसका जन्म हुआ था और ये काफ़ी योग्य व्यक्ति था। तो उस समय अपन बात करते हैं कि प्रसा का जो शासक था वो कौन था, विलियम फ्रेडरिक चतुर्थ। विलियम फ्रेडरिक चतुर्थ जो था उस समय जो शासक था उसने क्या किया, इसने 1847 में राजनीति में प्रवेश किया और सम्राट ने से अपनी जो सदन चलता था, संवैधानिक सदन चलते थे, उसका सदस्य नियुक्त किया और सदस्य नियुक्त करके इसको रूस का राजदूत बना दिया गया। ये प्रारंभिक समय की बात है, जब शुरुआत की बात है, इसको राजदूत बना दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जब विलियम फ्रेडरिक चतुर्थ की 1861 में मृत्यु हो गई और विलियम प्रथम को वहाँ का, यानी विलियम फ्रेडरिक चतुर्थ का एक भाई था विलियम प्रथम, उस विलियम प्रथम जब वहाँ का शासक बना तो उसने सोचा कि प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हो सकता है, अन्य किसी राज्य में इतनी न तो उनके पास सैनिक शक्ति है और इस माध्यम से वो जर्मनी को एक नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, जो वहाँ की संवैधानिक पीढ़ थी, संवैधानिक का मतलब वहाँ पर जैसे अपने सदन है, उच्च सदन, निम्न सदन, 2 सदन अपने पास भी, तो उच्च सदन यानी राज्य स्तरीय और केंद्रीय स्तरीय 2 प्रकार के, तो उस प्रकार वहाँ पर भी चलते थे। तो उसने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित करवाया निम्न सदन में, कि प्रस्ताव रखा कि साहब अपने सैनिक शक्ति को और ज़्यादा सुदृढ़ मजबूत करने के लिए हमें बजट की आवश्यकता है। तो निम्न जो सदन था, यानी सरकार का जो निम्न सदन था, उसने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब उस प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया तो इसने क्या किया, उस निम्न सदन को ही भंग करवा दिया, समाप्त करवा दिया और दोबारा से उसके सदन का निर्माण करवाया, नए सदन का निर्माण करवाया। तो 1862 ईस्वी की अगर बात करें तो 1862 में विलियम प्रथम ने क्या किया, बिस्मार्क को, जो रूस का राजदूत था, उसको वापस बुलाया और बुला करके अपने यहाँ पे, अपने क्षेत्र, अपने
राज्य में उसने उसको चांसलर उस समय बोला जाता था, प्रधानमंत्री, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया उसको सहायक के तौर पर। अब सहायक क्या होता था, राजा का सहायक प्रधानमंत्री माना जाता था मेन, तो उसने वहाँ का चांसलर यानी प्रधानमंत्री उसको नियुक्त कर दिया। अब बिस्मार्क ने क्या किया, सबसे पहले तो ये सोचा कि यहाँ पर उसके लक्ष्य क्या था, जर्मनी का एकीकरण। तो बिस्मार्क ने असंवैधानिक तरीके से क्या किया, जो विलियम प्रथम ने जो प्रस्ताव रखा था, निम्न सदन ने उसको ठुकरा दिया था, वही कार्य बिस्मार्क ने क्या किया, असंवैधानिक तरीके से सैन्य बजट को उच्च सदन से उसने पारित करा। क्योंकि वो जो बिस्मार्क था वो कूटनीतिज्ञ और एक चतुर, योग्य और व्यक्ति था, तो उसने क्या किया, जो उसके द्वारा ठुकराया तो उसको निम्न सदन ने ठुकराया था, उसने उच्च सदन से उस प्रस्ताव को पारित करवा लिया। और वो मानता था कि अब एक ही चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा विश्वास करता था कि हम किसी वाद विवाद, किसी आंदोलन, इनके माध्यम से हम जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकते, केवल हम लौ और रक्त की नीति अपनाकर सुदृढ़ मजबूत नीति के माध्यम से ही जर्मनी का एकीकरण कर सकते हैं। अब इसमें ये अपन कल बात कर चुके थे कि विलियम प्रथम की मृत्यु के बाद में शासक कौन बना, किसके नेतृत्व में, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके थे। तो इस विलियम प्रथम जो प्रथम था, इसके प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इसने क्या किया, बिस्मार्क ने एकीकरण में सबसे पहले तो इसने ये पता किया कि जर्मनी का एकीकरण अपन जो कर रहे हैं उसमें बाधाएं कौन कौन सी हैं, उन बाधाओं का पता किया। जैसे ऑस्ट्रिया बाधा था, फ्रांस बाधा था, वहाँ के जर्मन शासक जो थे वो बाधा थे, तो उन बाधाओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो उसने क्या किया, इन सभी लोगों को अलग अलग तरीके से जितने मान सके उतनों को तो उसने क्या किया, तरीके से एकीकरण में सहयोग प्रदान करने के लिए कहा। लेकिन जो कुछ क्षेत्र ऐसे थे और कुछ बाधाएं जो थी, उन बाधाओं को, अब ये डायरेक्टली अगर युद्ध करता है, जैसे बात करें अपन, ये ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करता है, फ्रांस के साथ युद्ध करता है, तो इसकी सैनिक शक्ति हालांकि इसके पास काफ़ी मजबूत थी, लेकिन फिर भी उसको हारने का डर रहता ही है। तो इसने क्या किया, एक कूटनीतिक चाल चली। कूटनीतिक चाल होता है, एक राजनीतिज्ञ था ये, तो उसने कूटनीतिक चाल चली। जैसे ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और इनके साथ जब इसने युद्ध किया तो उससे पहले सबसे पहला इसका युद्ध था 1864 में। 1862 में तो ये वापस आया था और 1864 में इसने डेनमार्क के साथ युद्ध किया। अब डेनमार्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, डेनमार्क से जब इसका युद्ध हुआ, डेनमार्क के बारे में अपन कल बात कर चुके थे, इनके मध्य उस समय एक संधि हुई थी। उस संधि की शर्तों को इसने 10 वर्ष बाद में उस संधि की शर्तों को तोड़ दिया, और संधि की शर्तों को तोड़ने के कारण बिस्मार्क को इनसे उस चीज़ के लिए, यानी युद्ध आगे होगी, युद्ध नहीं चाहता था लेकिन युद्ध का एक मौका मिल गया उसको, और उसने क्या किया, डेनमार्क से युद्ध 1864 में जब हुआ था, उस समय श्लेस्विग का कुछ क्षेत्र जो था उसका प्रसा के अधिकार में था, होलिस्टाइन जो था वो ऑस्ट्रिया के अधिकार में था। तो इन दोनों क्षेत्रों को लेकर के प्रसा और डेनमार्क के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है, जो ऑस्ट्रिया था, उस ऑस्ट्रिया का सहयोग करने वाले जितने भी सहयोगी थे, उन सहयोगियों को क्या करता है, बिस्मार्क पहले ही दूर कर देता है, किसी से मैत्री संबंध बना करके, किसी को कोई क्षेत्र प्रदान करके। इस प्रकार से इसने क्या किया, सभी को, उसके जो मित्र थे, उसकी जो सहायता करने वाले जो व्यक्ति थे, उनको सबको, जो राज्य थे उनको दूर कर दिया था इसने। और इस प्रकार इसने क्या किया, डेनमार्क को पराजित कर दिया। तो प्रथम जो युद्ध हुआ था, और इसके अंतर्गत एक गेस्टाइन, दोनों के मध्य गेस्टाइन नामक एक संधि हुई थी, और गेस्टाइन संधि की शर्त, जो कुछ शर्तें थी, उस शर्तियों के तहत ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। तो उसने क्या किया, बिस्मार्क की शर्तों के तहत इसके जो अधिकार में जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को इसने छुड़वा लिया, और इस प्रकार से डेनमार्क के साथ युद्ध इसने 1864 में जीत लिया। दूसरे युद्ध की अगर बात की जाए तो दूसरा इसने, अब जब ऑस्ट्रिया के साथ, ऑस्ट्रिया या डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ, उस दौरान ऑस्ट्रिया को इसने डेनमार्क से दूर कर दिया था। अब बात दूसरे नंबर पे, फिर इसने डेनमार्क के बाद में दूसरे नंबर पे युद्ध किया ऑस्ट्रिया के साथ। अब ऑस्ट्रिया के साथ जब युद्ध कर रहा था तो ऑस्ट्रिया के साथ भी वही चाल चली, और इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया के जो कूटनीतिक, जो आस पड़ोस के जो क्षेत्र थे जिनको लग रहा था कि ये उनकी सहायता, अब उनमें कौन कौन थे, रूस था, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड, ये 4 ऐसे राज्य थे ये जो ऑस्ट्रिया की मदद कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, रूस के साथ रूस में एक विद्रोह हुआ था पोलैंड में, रूस के पोलैंड में एक विद्रोह हुआ था, उसका इसने क्या किया, बिस्मार्क ने, तो विद्रोह हुआ उसमें रूस का इसने पक्ष लिया। अब रूस का जब पक्ष लिया तो रूस तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक इनका मित्र हो गया। तो रूस ने, अब इसको लगा कि रूस तो क्या होगा, ऑस्ट्रिया का साथ नहीं देगा। दूसरे नंबर पे इसको फ्रांस, तो फ्रांस के साथ भी इसने क्या किया, कुछ क्षेत्र उसको अधिकार क्षेत्र में देकर के उससे भी मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए। इटली को इसने वेनेशिया क्षेत्र जो था उसके साथ इसने मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए, और इंग्लैंड को एक अपने क्षेत्र में व्यापारिक छूट दे करके उसको भी क्या कर दिया। तो इस सबसे इसने क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए। अब हो गया ऑस्ट्रिया जो था वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, अकेला हो गया, और ऑस्ट्रिया के साथ इसने जब युद्ध किया, क्योंकि ऑस्ट्रिया का साथ देने वाला, उसके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं रहा, तो उस दौरान इसने क्या किया,
बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया और ऑस्ट्रिया को पराजित करके ऑस्ट्रिया के अधिकार क्षेत्र में जो स्लेस्विंग की अपन बात कर रहे थे, होल्स्टाइन जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को इसने क्या कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया। इसमें अपन बात करें तीसरे नंबर पे, अब इसने फ्रांस के साथ पहले मैत्रीपूर्ण संबंध था, लेकिन उसके बाद में फ्रांस से वो जो क्षेत्र फ्रांस के अधिकार में थे उन क्षेत्रों को फ्रैंकफर्ट की संधि और वर्साई महल में फ्रांस और प्रसा के मध्य हुई थी। फ्रांस के सहयोगियों को इसने क्या कर दिया, वही तरीका अपनाया, उसने वही कूटनीतिक चाल चली और उसके बाद फ्रांस के जो सहयोगी थे, फ्रांस के सहयोगी कौन कौन थे, रूस था, इटली और ऑस्ट्रिया। तो रूस, इटली और ऑस्ट्रिया, रूस को इसने क्या किया, कीमिया जो क्षेत्र था वो कीमिया क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में, इटली को रोम प्रदान कर दिया और ऑस्ट्रिया के साथ प्राग की संधि के तहत ये शर्तें स्वीकार कर ली गई कि आप किसी भी हमारे दुश्मन का साथ नहीं दोगे। और दक्षिण इस प्रकार से इसने क्या किया, फ्रांस को भी पराजित करके जर्मनी का एकीकरण 3 युद्धों के माध्यम से इसने, हालांकि ये जो तीनों युद्ध है इनकी काफ़ी विस्तारित जानकारी जो आप बुक के अंतर्गत पढ़ सकते हो। आप ये तो केवल नॉर्मली बेसिक जानकारी है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको पढ़ोगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इन तीनों युद्धों को, बिस्मार्क के योगदान को आपको विशेष रूप से पढ़ना है, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो ये 3 युद्धों के माध्यम से क्या किया इसने, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो जो है उस नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे और इसके ऊपर एक वॉइस वाला जो नोट्स बनता है वो नोट्स बना करके मैं और भेज दूंगा आपके लिए, जर्मनी के एकीकरण से संबंधित। नमस्ते।